हेलो स्टूडेंट्स, रूबिया इंस्टीट्यूट अलवर में आपका स्वागत है। मैं आपका वेलकम करती हूँ। मैं पढ़ा रही हूँ फिज़िकल केमिस्ट्री बीएससी थर्ड ईयर के हिसाब से। तो आप इसे देखना ना भूलें क्योंकि मैंने इसमें बहुत मेहनत की है, नोट्स आपके लिए प्रिपेयर किए हैं। तो इसे ध्यान से देखें। कोशिश की है कि आपको इसमें बहुत इजी से मैंने आपको डेफिनेशंस बनाई हैं। ठीक है, तो तनु विलियन हम पढ़ रहे थे। मैंने ये अणुसंख्यक गुणधर्म, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, ये सारी की सारी आपको मैंने इनमें रिलेशन क्या होता है, मोलों की संख्या से क्या संबंध होता है, मॉलिक्यूलर वेट से क्या संबंध होता है, एंड देन हमने डेफिनेशन पढ़ी थी ऑस्मोटिक प्रेशर की, और ऑस्मोसिस क्या होता है, पराशण दाब क्या होता है, दोनों के बारे में मैंने आपको समझा दिया था। आफ्टर दैट इसके बाद हम चलते हैं, पराशण दाब के कुछ नियम बनाए गए थे, उनको हमें इस चैप्टर के अंदर, इस यूनिट के अंदर हमें उनको स्टडी करना है। तो 3 नियम हैं। देखो, सीधी सीधी सी अगर हम बात करें तो पराशण दाब को हम पाई द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। किसके द्वारा? पाई जो प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर, उसको हम पाई के द्वारा क्या करते हैं, रिप्रेजेंट या डिनोट करते हैं। पराशण दाब के लिए कुल 3 ये नियम हैं। जनरली 3-4 जो नियम हैं ये हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहले बॉयल और वॉन्ट हाफ का नियम है। वॉन्ट हाफ ने देखो तनु विलियनों पे काम किया था, स्टडी की थी, और बॉयल है और चार्ल्स और एवोगाड्रो जो है ये रिलेटेड है। गैसेस का जो आदर्श गैस समीकरण निकालते हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर आपको याद होगा, जो आपकी गैसेस स्टेट थी उसी से ही कोरिलेट करके हम इसे देखते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हमारा बॉयल का नियम। सबसे पहले हम पढ़ते हैं हमारा बॉयल का नियम। बॉयल, और इसके साथ हमने बॉयल के साथ हमने ऐड कर दिया वॉन्ट हाफ को। तो बॉयल ने तो गैसेस पे काम किया था और वॉन्ट हाफ ने तनु विलियनों की यहाँ पर स्टडी की थी। तो उसी से रिलेटेड देखो, बॉयल से आपको थोड़ा सा ट्रिक में बता दूँ। बॉयल जब भी आप देखते हैं तो ऐसा लगता है ये तो बॉयल है इन साइंटिस्ट का नाम, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा इसे कोरिलेट कर लेते हैं। बॉयल, बॉयल मतलब कुछ उबल रहा है। उबलने का मतलब सीधा सीधा ताप से होता है। तो इसे बॉयल वॉन्ट हाफ नियम को हम एक ट्रिक से ऐसे याद रख सकते हैं बच्चों कि टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दो। कांस्टेंट करने का मतलब है कि एक कांस्टेंट करने का मतलब है कि टेम्परेचर को फिक्स कर दो, और उसके बाद देखो 3 चीज़ें होती हैं, टी, पी एंड देन वी। ये 3 चीज़ें होती हैं। ठीक है, इसमें से हमने टी को जब कांस्टेंट कर दिया तो हम पी और वी के मध्य क्या देखते हैं, रिलेशन देखते हैं कि इन दोनों में क्या संबंध होगा। तो इस स्थिर ताप पर जो पी होता है ना, प्रेशर यानी कि दाब, वो आयतन के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v है ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बॉयल से याद रखना, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है। अगर मैं इस v को उठा के इसके पास ले जाऊं तो अगर ये जो बटे में है ये तो गुणे में चली जाएगी ना, मल्टीप्लाई हो जाएगी इधर जाकर। चलो ठीक है, तो इसे हम कहते हैं पी वी बराबर कांस्टेंट। देखो, समानुपात का चिन्ह हटाते हैं बच्चों तो बराबर का चिन्ह लगाते हैं, ये बात आप सब लोगों को आती होगी। तो हमने कहा कि P का और V का जो गुणनफल है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। या फिर दूसरी डेफिनेशन इस सूत्र से हम दे सकते हैं कि जो दाब होता है वो आयतन के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये तो थी गैसों के लिए, ये नियम था हमारा, चार्ल्स बॉयल का नियम था ये बच्चों। लेकिन विलियनों के लिए P बराबर क्या होता है, पाई होता है। विलियनों के लिए पराशण दाब होता है। तो दाब तो ये है, ये तो गैसों के लिए था, और विलियनों के लिए क्या होता है, पराशण दाब पाई। तो पाई और वी के मध्य यहाँ पर क्या बता दिया गया है, संबंध बता दिया गया है। यानी कि पाई जो है, पराशण दाब, वो विलियन का जो आयतन है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये चार्ल्स और वॉन्ट हाफ का, बॉयल और वॉन्ट हाफ का नियम ये चीज़ कहता है। ठीक है, इतनी बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई। अब देखो, इसी को ही अगर v को मैं इधर ले जाऊं तो पाई इंटू वी बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। वेरी गुड।
चलो ये बात आपको मेरे ख्याल से अब समझ में आ गई होगी। इनको समीकरण नंबर दे दो जो भी आपको अच्छा लगता है। अतः उपर्युक्त समीकरण से ये स्पष्ट है कि स्थिर ताप पर विलयन का जो आयतन है जिसमें विलेय 1 मोल घुला हुआ है उस परासरण दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। या सीधे सीधे यूं कह दो कि स्थिर ताप पर जो विलयन का आयतन है वो उसके दाब परासरण दाब के क्या रहता है, व्युत्क्रमानुपाती रहता है। या फिर दूसरी डेफिनेशन आप इसकी दे सकते हैं कि स्थिर ताप पर तनु विलीनों को परासरण दाब यानी कि पाई इंटू वी है ना, वो क्या रहता है, उसके आयतन का गुणनफल, उसके ये गुणनफल ही तो है, इंटू बराबर कांस्टेंट क्या रहता है, स्थिर रहता है। तो ये वाली डेफिनेशन इससे आप देख सकते हो। ये वाला सूत्र, दोनों सूत्र से आप इसकी डेफिनेशन बना सकते हो। अब हम जानते हैं कि 1/v जो v होता है ना बच्चों, वो होता है आयतन, यानी कि n/v, यानी कि इसे मैं 1/v लिख सकती हूँ। तो इसे हम सांद्रता कह सकते हैं। क्या से कह सकते हैं, इसे हम सांद्रता कह सकते हैं। ठीक है, तो सांद्रता के मायने ये होते हैं कि कितने विलयन में कितने मोलों की संख्या घुली हुई है। तो उसे हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो हमने क्या कर दिया, उसे सी से रिप्रेजेंट कर दिया। तो पाई और जो कंसंट्रेशन है उसके बीच भी यहाँ हम संबंध दिखा सकते हैं। 1/v का मतलब क्या हुआ, सी, तो पाई समानुपाती क्या होगा, सी। तो कहने का अर्थ यह है बच्चों कि जो पाई वी और सी है इसके मध्य संबंध को स्पष्ट करता है बॉयल और वॉन्टहॉफ का नियम। तो ये रहा, एक बार फिर से इसे लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा और अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब हम कहते हैं चार्ल्स वॉन्टहॉफ नियम। चार्ल्स वॉन्टहॉफ नियम की अगर हम बात करें तो पहले तो हमने टी को कांस्टेंट किया था बॉयल के नियम में। अब आपको क्या कर देना है, वी को कांस्टेंट कर देना है और पी और टी के बीच में आपको रिलेशन यहाँ पर चार्ल्स में मिलेगा। ठीक है, तो चार्ल्स क्या कहता है, चार्ल्स का गैसों के लिए जो नियम होता है वो पी समानुपाती क्या होता है, टी स्थिर आयतन पर। ठीक है, उसी तरह से हमने क्या कह दिया, पाई विलयनों के लिए पाई होता है परासरण दाब, समानुपाती क्या हो गया बच्चों, टी हो गया है। तो इस तरह से ये वॉन्टहॉफ ने दिया है विलयनों के लिए, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। स्थिर आयतन पर, इसकी डेफिनेशन इसी सूत्र से बना ली है हमने कि स्थिर आयतन पर परासरण दाब उसके परम ताप के क्या होती है बच्चों, समानुपाती होती है। यानी कि अगर मैं इस टी को इधर ले जाऊं तो ये बटे में चली जाएगी, तो पाई/टी बराबर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये बात आप सबको समझ में आ गई होगी। चलो अब पढ़ते हैं विलयन के लिए व्यापक समीकरण। मतलब विलयन के लिए इन तीनों नियमों से हम क्या करते हैं, एक समीकरण निकालते हैं जिसे हम यूं लिख सकते हैं। देखो, वॉन्टहॉफ बॉयल का नियम हमने पढ़ा था। पहला नियम है कि पाई जो होता है वो 1/v इसका रिलेशन होता है, इस तरह से ना, पाई का v से टी कांस्टेंट होता है। वॉन्टहॉफ चार्ल्स का नियम पाई का टी से रिलेशन दिखाता है, तो वो हमने इस तरह से लिख दिया। अब अणुसंख्यक गुणों के अनुसार पाई जो होता है वो नंबर ऑफ मोल के क्या होता है, मैंने बताया था। जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बच्चों आपको बताया था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। देखो अभी बताती हूँ, ये रहा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, सीधे सीधे किसके समानुपाती होती है, ये नंबर ऑफ मोल्स के। और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, एक पाई क्या है, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स के समानुपाती होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा ये तीनों नियम हमारे अब समझ में आ गए, पहला, दूसरा और तीसरा। तो अब हमने क्या किया, इनको सम्मिलित रूप से यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, पाई को तीनों नियमों में पाई है, वेरी गुड, हाँ है। देखो ये पाई, ये पाई, ये पाई, तो हमने क्या लिख दिया, पाई लिख दिया। समानुपात का चिन्ह है तो समानुपात का चिन्ह लगा दो, यहाँ पर समानुपात का चिन्ह लगा दिया। अब देखो
नीचे कौन है, नीचे कौन है v, तो हमने v लिख दिया। नीचे 1/, में कौन है, 1/, में v लिख दिया। और ये समानुपात में कौन है, t, तो इनको समानुपात में लिख दो ऐसे। चलो बन गया ये नियम हमारा। अब समानुपात का चिन्ह हटाने के लिए आपको एक कांस्टेंट देना पड़ेगा। चूंकि यहाँ सॉल्यूशन है तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया बच्चों, कैपिटल S यहाँ पर हमने लिख दिया है। मेरे ख्याल से अब आपको ये बातें, ये बहुत इजी मेथड से मैंने इनको समझाया है। तो अगर हम v को बेटा इधर ले जाएं बच्चों, तो ये क्या होगा, ये इस तरह से गुणे में चला जाएगा, है ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा जाकर। तो पाई v बराबर SNT, राइट। तो इसको हम NST भी लिख सकते हैं। जैसे n को पहले लिख दो, कैसे भी लिख दो इसको, s की वैल्यू इतनी होती है, इसको आप देख लें। अब देखो यहाँ पर ये कुछ उसके पाई मतलब प्रेशर, PV बराबर NRT आपने समीकरण पढ़ा होगा गैस स्टेट के अंदर। तो ये पाई बराबर NRT के सिमिलर इक्वेशन है, इक्वेशन 4। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, समीकरण 6 हो गया ये। अब समीकरण 6 और समीकरण 4 को अगर हम तुलना करें तो पाई v बराबर NRT हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, पाई v बराबर NRT। इस इक्वेशन को आप अंडरलाइन करके लिख लें, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट इक्वेशन हमारी होती है। चलो ये बात यहाँ तक हो गई। अब आता है, ये तो हो गए तीनों नियम, और हमने इसके लिए आदर्श गैस समीकरण की तरह ही एक गैस समीकरण भी विलयनों के लिए निकाली है। तनु विलयन आदर्श विलयनों की तरह व्यवहार करते हैं। सो दैट्स वाई ये इक्वेशन यहाँ पर लगी है। ये बात अब आपको समझ में आ गई होगी। चलो बच्चों, एवोगाद्रो वॉन टॉप नियम क्या कहता है, ये कहता है कि जब TPV सब लोग समान हो, तीनों चारों चीज़ें ये समान हो, तो क्या होता है, मान लो 2 विलियन है, कितने विलियन, 2 विलियन। उन दोनों विलियनों की ताप समान है, दाब समान है, और क्या समान है, मतलब उनकी पाई समान है, उनकी v समान है, उनका t समान है। तो उनमें नंबर ऑफ मोल भी क्या होंगे, समान ही होंगे। ये कहता है एवोगाद्रो का नियम। चलो देखो, नियम के अनुसार समान ताप और दाब की स्थिति में, ठीक है, समान ताप और समान आयतन ये हों, माना 2 विलियन है, उनके लिए नंबर ऑफ मोल पहले वाले के लिए तो 1 है, N1 N2, पाई v, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, इस तरह से। तो अगर हम इन सूत्रों को वहाँ से रखें, देखो कहने का मतलब सीधा सीधा मैं सिंपल बात करती हूँ, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करती। अगर T, V और पाई दोनों विलियनों के समान है, तो उन विलियनों में मोलों की संख्या भी क्या होगी, समान होगी। ख़त्म बात, ठीक है, इतनी सी बात है ये देखो। अब पाई v है ना, पाई 1 V1, इनको सूत्रों में रख दो दोनों को। जब ये RT ये सब चीज़ें समान हैं, मतलब समान है, T1 बराबर T2 है, समान का मतलब तो यही हुआ कि T1 बराबर T2 हो, और पाई 1 बराबर पाई 2 हो, और V1 बराबर V2 हो। तो जब ये सारी चीज़ें समान हैं तो भाई कैंसिल आउट करो ना सबको, इनको बराबर में रख दो, ये सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी। और समान क्या चीज़ नहीं थी, ये N1 और N2, ये N1 बराबर N2, तो ये भी समान होगी। मतलब सारी चीज़ें उन विलियनों में समान होंगी जब उनके सारी की सारी चीज़ें समान होती हैं। तो ये एवोगाद्रो वॉन्ट हाफ का नियम कहलाता है। अगर ये PV बराबर NRT से अगर इसे लेते ना, तो ये गैसेस के लिए होता। अगर यहाँ पाई ऑस्मोटिक प्रेशर दिखाया गया है, तो इसका मतलब इसे एवोगाद्रो वॉन्ट हाफ का नियम हम कह रहे हैं, ठीक है। ये एवोगाद्रो वॉन्ट हाफ का नियम कहलाता है। तो बच्चों मेरे ख्याल से अब आपको ये तीनों नियम समझ में आ गए होंगे। इनको बार बार देखिए, रिपीट करें। अब आता है एक छोटी सी टर्म और है, जिसे कहते हैं हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं हम, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब है ऐसे सॉल्यूशंस, ऐसे विलयन जिनके पराशरण दाब क्या हो, समान हो। ऐसे 2 विलयन जिनके पराशरण दाब आपस में क्या हो, समान हो, समपरासारी विलयन या आइसोटोनिक विलयन वो कहलाते हैं, ठीक है भाई। ये
सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं। किसी भी चीज़ को टिपिकल मत बनाया करो, किसी भी चीज़ को 2 शब्दों में समझा करो कि हाँ इसका मतलब ये होता है। उसे व्यवहारिक ज्ञान में आप लेके आओगे ना तो आपको सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। अगर आप उसको घुमा फिरा के गोल मोल कर रहे हो तो फिर वो बच्चों के समझ में नहीं आती है। इस वजह से मैं टू द पॉइंट कहती हूँ कि सम परासारी, सम का मतलब समान परासरण दाब जिनके समान होंगे, ऐसे 2 विलयन जिनके परासरण दाब आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं, तो उन्हें समपरासारी विलयन कह दिया। दैट्स इट। अब इसके लिए थोड़ा सा देखो, पाई 1 और पाई 2, पाई 1 बराबर पाई 2 है। शब्दों के मायने यही तो है कि परासरण दाब दोनों के समान हो, 2 विलयन। अब देखो बच्चों, इसका मतलब ये हो सकता है कि पाई का मतलब हमने निकाला था, पाई जो है वो बराबर होता है NRT/V। यही तो सूत्र बनता था हमारा। पाई बराबर क्या था, NRT/V। तो N/V बराबर कॉन्सेंट्रेशन कहलाता है। मैं कई बार मैंने बोला है आपको कि ये जो है N/V बराबर कितने आयतन में कितने मोल घुले हुए हैं, दैट इज कंसंट्रेशन। ठीक है, इसका मतलब ये है। तो इसका मतलब ये दोनों बराबर हुए तो C1 बराबर C2, यानी कि उनकी सांद्रताएं भी क्या होंगी बच्चों, फिर समान होंगी। अगर उनके परासरण दाब समान हैं तो उनकी सांद्रताएं भी समान होंगी। ऐसे 2 विलयन आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कहलाते हैं। दैट्स इट। चलो, वेरी गुड। अब हमने कहा कि अब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं परासरण दाब की। किसकी गणना कर रहे हैं हम, परासरण दाब की। अकॉर्डिंग टू वॉन हॉफ इक्वेशन, यानी कि वॉन हॉफ का जो इक्वेशन अभी अभी जो हमने निकाला है उसको आप देखें। पाई V बराबर NRT के बराबर होता है। तो N/V, अगर इस V को मैं इधर ले आऊं तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा N/V। तो इसका मतलब सांद्रता, वही सांद्रता CRT हो जाएगा। ये इसको कैसे भी आप मॉडिफाई कर सकते हो। C क्या है, मोलर सांद्रता है विलयन की। गैस स्थिरांक है R और T है परमताप। ये सारी इसमें आप क्या कर सकते हो, इसको लेबल कर सकते हो कि भाई यहाँ पर N/V तो C हो गया, मोलर सांद्रता मोल पर लीटर इसकी यूनिट होती है। तो अब आप अगर इन चीज़ों को देखना चाहते हैं आगे, तो कैलकुलेशन का मतलब यही है। अब इससे हम मॉलिक्यूलर जो मास है उसका भी हम क्या कर सकते हैं, इससे हम बना सकते हैं उसको भी। ठीक है, चलो। तो मॉलिक्यूलर जो वेट है उसको अब हम इससे कैसे निकालेंगे, आओ चलो इसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो, अब है इसमें एक छोटी सी चीज़ और, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से न्यूमेरिकल बनाएंगे हम लोग। ठीक है बच्चों, तो परासरण दाब से अणुभार कैसे ज्ञात करोगे आप, उसका निर्धारण आप कैसे करोगे। विलेय का अणुभार ज्ञात करवा रहा है वो आपसे। विलेय का भी कर सकते हो, विलायक का भी कर सकते हो आप इस वाले फॉर्मूले से। तो देखो, मैंने इसमें आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी है कि यदि विलेय का भार तो कितना हो बच्चों, W, स्मॉल w, और इसका मोलिकुलर जो अणुभार है वो कितना होता है, स्मॉल m। तो नंबर ऑफ मोल मैंने बताया था कि W/m होता है। कई बार सारी वीडियोस आप मेरी देखें, मैंने उसमें सब चीज़ें कराई हुई हैं। ठीक है, मैंने इस तरह से नहीं कराई कि कहीं से छोड़ दिया है। एक भी पॉइंट मैंने आपको जितना ज़रूरी हो सारे नोट्स आपको बनाए हैं इसमें बाकायदे। तो बच्चों देखो, यहाँ से n की वैल्यू इसमें रख दो। ये जो फॉर्मूला है पाई V बराबर NRT, तो इस n की वैल्यू यहाँ से आपको पुट कर देनी है इस वाले फॉर्मूले में। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले में आपको ये वैल्यू पुट कर देनी है। बस अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है। ये जो निकाला था ना अपन ने, इसमें पुट कर दो। तो जैसे ही आपने इसमें पुट किया, कुछ नहीं, m को इधर ले आओ और v को इधर ले आए अपन। ठीक है, ओनली m को इधर ले जाओ तो ये पाई नीचे आ जाएगा। पाई नीचे आ जाएगा तो इस तरह से ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। W क्या है, विलेय का भार जो कि ग्राम में है। m क्या है, उसका अणुभार है। तो विलेय का अणुभार आप आसानी से इससे निर्धारित कर सकते हैं। ये थी हमारी पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बच्चों, दैट इज़ परासरण दाब। अब परासरण दाब निर्धारण की कुछ विधियां भी हैं, तो उनको भी हम पढ़ने जा रहे हैं।
अगली वीडियो के अंदर। तो इतना आप देखें, आपको ये सारे के सारे नोट्स आपको अपनी कॉपी में नोट करना है, अच्छे से नोट्स बनाने हैं, और एग्ज़ाम टाइम में एक बार मैं रिवीजन करा दूंगी, आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता दूंगी, तो आपकी परसेंटेज अच्छी बनेगी। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।